हेलो, वेलकम टू द बायोकेमिस्ट्री क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे पीवीसीसीटी 117 की यूनिट 2 जीन एंड जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1। द फर्स्ट टॉपिक इज सी वैल्यू पैराडॉक्स, जो किया जाता है 3 to 5 मार्क्स में। अब सी वैल्यू होता क्या है? सी वैल्यू होता है किसी भी जीनोम में जो सी वैल्यू होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसका मतलब होता है कि किसी के जीनोम में डीएनए कितना प्रेजेंट है, द अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ द सी वैल्यू ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा अब ज़रूरी नहीं है कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर आपका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उसका जीनोम बहुत ज़्यादा होगा तभी हम मानेंगे, या जीनोम ज़्यादा है तो हमें लगेगा ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स है। तो जो सी वैल्यू है, इट इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कितना कॉम्प्लेक्स है उसके सी वैल्यू से पता नहीं चलता है। दिस इज़ द पैराडॉक्स। अब जैसे ह्यूमंस और सैलमेंडर का हम देख सकते हैं, सबसे बड़ा जो एग्जांपल है कि सैलमेंडर का सी वैल्यू जो है दैट इज़ 5 times मोर देन वी ह्यूमंस। बहुत ही बेसिक हमारा एम्फीबियन है सैलमेंडर, बट स्टिल उसका सी वैल्यू इज़ 5 times मोर देन वी ह्यूमंस। तो इस सी वैल्यू में आपको थोड़े थोड़े से बस पॉइंट्स याद रखने हैं, किसका कितना सी वैल्यू है और पर्टिकुलर किस किस चीज़ में हमारा ये एक्स्ट्रा लॉन्ग सीक्वेंस जो होते हैं कैसे कैसे काम आता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। सी वैल्यू के वेरिएशन कितना कम या ज़्यादा हो सकता है, किसी का लेस देन 10⁻6 बेस पेयर्स भी होते हैं, हो सकते हैं, मतलब सिर्फ इतना बड़ा उसका जीनोम होगा पूरा डीएनए जो कि है माइकोप्लाज्मा पे, और किसी का 10⁻11 बेस पेयर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ प्लांट्स एंड एम्फीबियंस। कॉम्प्लेक्सिटी इसमें जो ही मैंने बताया कि बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे किसी ग्रुप की बढ़ती है उसका मिनिमम अमाउंट ऑफ जीनोम तो इंक्रीज़ होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उसका पूरा जीनोम उससे ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाएगा। बट वायरस से माइकोप्लाज्मा तक जब हम जाते हैं तो देयर इज इंक्रीज इन जीनोम साइज, बेसिक अमाउंट, मिनिमम अमाउंट ऑफ जीन इंक्रीजेस। नाउ माइक्रोप्लाज्मा हैज जीनोम्स ओनली अराउंड 3 times मोर देन वायरस। बैक्टीरिया हैव दिस मच ऑफ जीनोम 2 × 10⁻6 बेस पेयर। ऐसे ही यूनिसेलुलर यूकैरियोट का दे रखा है, सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर यूकैरियोट। यूनिसेलुलर का है 3 × 10⁻7, मल्टीसेलुलर का 8 × 10⁻7 है। ड्रोसोफिला इंसेक्ट है, उसका है 1.4 × 10⁸, जो कि देखने में हम कह सकते हैं किसी भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ड्रोसोफिला इज़ लाइक हम सामने सामने देख सकते हैं द फ्रूट फ्लाई जो हम देखते हैं आसपास अपने घरों में, उसका ही 1.4 × 10⁸ बेस पेयर्स है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट है सिर्फ सिंगल सेल, उसका है 3 × 10⁻7। सो दिस इज़ द कॉन्ट्राइंडिकेशन कि किसी का जीनोम साइज ग्रेटर डजेंट मीन दैट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। ह्यूमंस आते हैं, ह्यूमंस का जो है दैट इज़ 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर्स। आफ्टर दैट अब जो जीन होता है दैट इज़ मच लार्जर देन द एक्चुअल सीक्वेंस विच इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट इनटू अ प्रोटीन। दीज एक्स्ट्रा बट लॉन्ग सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए में फंक्शन इन जीन रेगुलेशन। जो एक्स्ट्रा लॉन्ग सीक्वेंस होते हैं डीएनए के दैट इज़ फॉर जीन रेगुलेशन। एक चीज़ है इसमें आगे, द अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन सर्टेन लोअर यूकैरियोट्स इज नियरली द सेम एज हायर यूकैरियोट्स। जितना डीएनए कुछ लोअर यूकैरियोट्स में है उतना ही हायर यूकैरियोट्स में, जैसे कि राउंड वॉर्म जो है कितना बेसिक सा ऑर्गेनिज्म है, उसमें भी एक ड्रोसोफिला से ज़्यादा जीन्स हैं, जबकि वो लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आता है राउंड वॉर्म। ड्रोसोफिला हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आता है। स्टिल राउंड वॉर्म का जो जीन है, अमाउंट ऑफ डीएनए है, दैट इज़ मोर देन ड्रोसोफिला। It has more genes than Drosophila. Housefly has a genome of 8.6 × 10⁸ एज़ कम्पेयर टू ड्रोसोफिला जिसकी उससे कम है, जबकि हाउस फ्लाई इज़ नॉट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। दे बोथ आर अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, सिमिलर इंसेक्ट्स। कुछ लोअर यूकैरियोट्स हैं उनका जीनोम साइज़ काफ़ी ज़्यादा हो सकता है हायर यूकैरियोट्स में, जैसे कि सैलमेंडर, जैसे मैंने भी बताया सैलमेंडर जीनोम साइज़ हमारे ह्यूमन के जीनोम साइज़ से 15 times आता है, सॉरी 5 times नहीं, इट्स 15 times मोर देन ह्यूमंस। एस्चेरिचिया कोलाई का जीनोम साइज इज़ 4.7 × 10⁻6 बेस पेयर। इसमें मेनली अगर हम जिन के जीनोम साइज बुक में थे हमने पढ़े, ड्रोसोफिला, सैलमेंडर, ह्यूमन, ई कोलाई, वायरस एंड माइकोप्लाज्मा, इन सब का हमें जीनोम साइज पता होना चाहिए। हम ये अगर लिख देंगे तो दैट्स मोर देन इनफ। तो इसके बाद हमारा आता है मेल्टिंग कफ। मेल्टिंग कफ क्या है बेसिक जान लेते हैं। डीनेचरेशन ऑफ डीएनए एंड रीनेचरेशन ऑफ डीएनए। डीनेचरेशन होता है जब हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को टेम्परेचर से मेल्ट करके उसको सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ डीनेचरेशन। तब जो हम कर्व बनाएंगे दैट इज़ मेल्टिंग कर्व। जब हम उसी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को अगेन कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस से प्रोसेस करके वापस से डबल स्टैंडर्ड बनाएंगे दैट इज़ रीनेचरेशन। तो तब जो हमारा प्लॉट कर्व होगा, कर्व जो प्लॉट होगा हमारा दैट इज़ द कॉट कर्व।
सो मेल्टिंग कर्व 5 मार्क्स में आ जाएगा। इसमें हमें थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देनी है, एब्जॉर्प्शन वैल्यूज डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की कितनी होनी है वो लिख देनी है हमें। इसके बाद इसका ग्राफ बना देना है और ग्राफ में कौन सी वैल्यू कहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है वो बता देना है। सो मेल्टिंग कर्व क्या है, द डेफिनेशन, जब व्हेन हीटिंग अ डीएनए सॉल्यूशन अ ग्राफ ऑफ वेरिंग प्रॉपर्टी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड अ मेल्टिंग कर्व। सीधी सी छोटी सी डेफिनेशन है, या बना देंगे डीएनए सॉल्यूशन को हीट किया, एक ग्राफ बना, उसकी वेरिंग प्रॉपर्टीज़ जो थी उसके हिसाब से एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर में क्या हो रहा है, जब टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, तो तब हमने जो टेम्परेचर की प्रॉपर्टी से वेरी करके जब कर्व प्लॉट किया, दैट इज़ द मेल्टिंग कर्व। डीएनए इन ए सॉल्यूशन एब्जॉर्ब्स यूवी लाइट एट 260 नैनोमीटर। अब किसी भी सॉल्यूशन में हमारे पास डीएनए है, हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टेक्निक यूज़ करते हैं जिसमें हम एब्जॉर्प्शन वैल्यूज़ देखते हैं कि कितनी वैल्यू पे वो एब्जॉर्ब हो रहा है, उसकी एब्जॉर्प्शन वैल्यू क्या आ रही है। इट शोज़ कि हमारा जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड है, उसमें कोई इम्प्योरिटी है तो उसकी एब्जॉर्प्शन वैल्यू डिफरेंट आएगी, जो भी आयनी है, और वो कितनी एब्जॉर्प्शन वैल्यू उसकी होती है यूवी लाइट पर एब्जॉर्ब करने की, दैट इज़ 260 नैनोमीटर। जो हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसमें हम 260 नैनोमीटर सेट करेंगे, देन द डीएनए सॉल्यूशन इन द सॉल्यूशन विल एब्जॉर्ब दोज यूवी लाइट्स. So the absorption at 260 nanometer is proportional to the concentration with the value of 0.02 units per microgram DNA per ml. जब हमने 260 नैनोमीटर यूवी लाइट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर सेट कर दिया, उस पर जितनी वैल्यू पे डीएनए की एब्जॉर्प्शन आती है, सपोज हमारी आई है अगर 1.2 समथिंग 1.00, दैट मीन्स कि कितनी कंसनट्रेशन डीएनए की है, जितनी उसमें वैल्यू आई, इट मीन्स दैट मच इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ डीएनए इन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में लोड किया। जब हम प्रैक्टिकल्स देते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ आएगी, कई प्रैक्टिकल्स में होती है ये, तो ये चीज़ ज़रूर सीख लेना, बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये आनी चाहिए सबको। कितना पर माइक्रोग्राम डीएनए पर एमएल में कितना माइक्रोग्राम डीएनए है, दैट इज़ हम उस वैल्यू से पता कर सकते हैं। अब एब्जॉर्प्शन वैल्यूज़ जो हैं डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड और फ्री बेसिस की एट 260 नैनोमीटर यूवी लाइट, वो कितनी कितनी है, जो एक वैल्यूज़ फिक्स है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो 260 नैनोमीटर पे जो एब्जॉर्प्शन उसकी होती है दैट इज़ 1.00। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की 260 नैनोमीटर पे 1.37 एब्जॉर्प्शन वैल्यू। फ्री बेसिस एब्जॉर्प्शन 260 पे उसकी होगी 1.60। अगर हमने डबल स्टैंडर्ड डीएनए लिया, उसको लोड किया, अगर उसकी वैल्यू 1.0 से कुछ भी ऊपर या नीचे आ रही है, इट मीन्स उसमें कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी है, या फिर वो डबल स्टैंडर्ड नहीं है पूरी तरीके से, कहीं ना कहीं से उसके बॉन्ड्स ब्रेक हैं। अगर हमने सिंगल स्टैंडर्ड लिया है, उसकी 1.37 से वैल्यू ऊपर या नीचे आ रही है, इट मीन्स वो पूरी तरह सिंगल स्टैंडर्ड नहीं है अभी भी, या तो उसमें कहीं भी प्रोटीन्स या कोई भी लिपिड की इम्प्योरिटी है साथ में, अदरवाइज इट इज़ नॉट कम्प्लीटली सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। फ्री बेसिस अगर होंगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन वैल्यू होगी 1.60। नाउ सबसे कम वैल्यू इसकी है डबल स्टैंडर्ड की एब्जॉर्प्शन वैल्यू, सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है हमारे फ्री बेसिस की। दे आर फ्री बेसिस, देयर इज़ नो फॉस्फेट बॉन्ड बिटवीन द बैकबोन ऑफ डीएनए, नो शुगर फॉस्फेट बॉन्ड, एंड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में इज़ जस्ट सिंगल स्टैंड। डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज़ टाइटली कॉम्पैक्टली पैक, वो बहुत ज़्यादा अंदर लाइट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। सो अ सिंगल थिंग, हाइपोक्रोमिक डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज़ हाइपोक्रोमिक इन नेचर, इट मीन्स हाइपोक्रोमिक इज मटीरियल्स डिक्रीजिंग एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट। जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसकी इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सके, दैट्स वाई इट इज़ हाइपोक्रोमिक इन नेचर, वेयर एज द फ्री बेसिस दे आर hyperchromic in nature because it has increasing ability to absorb light. It has very high ability to absorb light as compared to double stranded DNA or any other material. So after that, here is the melting curve, जिसमें एक तरफ हमने एब्जॉर्प्शन वैल्यूज एट 260 नैनोमीटर्स प्लॉट करी हैं 1.4 तक, और यहाँ पे टेम्परेचर है। नाउ व्हाट इज़ मेल्टिंग टेम्परेचर, ये हम इसमें देखते हैं। हमने स्टार्ट किया, टेम्परेचर धीरे धीरे राइज हो रहा है 30, 50, 70 के आने तक पूरा डीएनए हमारा डबल स्टैंडर्ड है। उसके ऊपर गए, बीच में से कहीं थोड़ा से जो हमारे बेसिस हैं उनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होते हैं, तो बेस का बॉन्ड ब्रेक हुआ आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस का, यहाँ से ये डबल स्टैंडर्ड ब्रेक हो गया। इट्स सिंगल स्टैंडर्ड बट स्टिल इट्स नॉट कम्प्लीटली सिंगल स्टैंड ओवरऑल। उसके बाद और आगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बेसिस ब्रेक होते जाएंगे, ओनली सर्टेन पॉइंट्स होंगे जहाँ पे जो बेस है वो दोनों डीएनए स्ट्रैंड को होल्ड करके रखेगा। आफ्टर दैट देयर इज़ अ क्रिटिकल टेम्परेचर जहाँ पे आके जो हमारा डीएनए है बस एक ही
कोई बेस पेयर होगा जो जॉइन होगा, जिसकी वजह से वो दोनों स्ट्रैंड्स आपस में स्टिक टुगेदर बिकॉज ऑफ अ सिंगल और एनी टू बेस पेयरिंग। देन पर्टिकुलर क्रिटिकल टेम्परेचर आया जहाँ पे सारे ही बॉन्ड्स ब्रेक हो गए और जो दोनों डबल स्ट्रैंड थे डीएनए के वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ तक आने तक स्ट्रैंड सेपरेशन पूरा कंप्लीट हो चुका। यहाँ पे भी स्ट्रैंड सेपरेशन नहीं था, यहाँ पे भी पूरा स्ट्रैंड सेपरेट नहीं हुआ थे दोनों, यहाँ पे भी बचे थे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, देन strand is separated. Now Tm, melting temperature, is the temperature at which the melting transition is half complete. It is called melting temperature. Melting transition डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमने जितना लिया, यहाँ पे आने तक हाफ डीएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, हाफ है जो सिंगल स्ट्रैंडेड है, आधा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है हमारा वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊँ, अगर हमने इतना बड़ा डीएनए लिया था, वो टेम्परेचर जहाँ पे आने तक इसका आधा इज सिंगल स्ट्रैंडेड। नाउ दिस मच हाफ ऑफ द डीएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। नाउ सिर्फ इतना इज डबल स्ट्रैंडेड लेफ्ट, नीचे का इतना सिंगल स्ट्रैंडेड बचा है। तो यहाँ पर आने तक जितना टेम्परेचर में ये हुआ, हमने ग्राफ में देखा था अप्रॉक्स 80 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक, लेट मी राइट इट हियर, 80 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक ऐसा हुआ कि इतना टोटल में से बस इतना बचा हाफ, और इतना हाफ सिंगल स्ट्रैंडेड हो चुका था। दिस इज डबल स्ट्रैंडेड, दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड। सो द टेम्परेचर एट विच द हाफ ट्रांजिशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज कन्वर्टेड, दैट इज नोन एज मेल्टिंग टेम्परेचर। सो इसके बाद ठीक, हियर इज द मेल्टिंग टेम्परेचर जहाँ तक हाफ ट्रांजिशन इज कंप्लीट। When a DNA solution is slowly heated and the absorption 260 is measured at various temperature, melting curve is obtained। कैसे आता है वो बताया है यहाँ पे। इस ग्राफ के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो उसके बाद ये पॉइंट्स ज़रूर लिखना। बिफोर द टेम्परेचर राइज बिगेंस, तब टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है तब तक क्या है, मॉलिक्यूल इज फुली डबल स्टैंडर्ड, यहाँ पे पूरा डबल स्टैंडर्ड है। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज बढ़ा, इंक्रीज हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट बेस पेयर्स इन वेरियस सेगमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल गेट ब्रोकन। डिफरेंट सेगमेंट में हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो थे वो टूटने लगे। धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो टूट रहे थे वो भी बढ़ने लगेंगे। यहाँ पे सिर्फ थोड़े से हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटे थे, यहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटे हैं। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द नंबर ऑफ ब्रोकन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन बेस पेयर्स ऑल्सो इंक्रीजेस। In the initial part of the upper plateau, a few base pair remains to hold the two strands together. Here are a few base pair, they are holding the two strands together until a critical temperature is reached. I told you एक critical temperature आएगा particular, जिस temperature पे दोनों double stranded हैं, they will be single stranded, at which the last base pair breaks and the strand separate completely. That critical temperature is जब last base pair भी हमारा break हो जाएगा और strand completely separate हो जाता है। ओके, इसके बाद आता है हमारा रीनेचुरेशन। जैसा मैंने बताया, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक करके सिंगल स्टैंड में कर दिया, अब हमें उसे अगेन डबल स्टैंड में रिफॉर्म करना है। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग अ सॉल्यूशन, छोटा सा 3 मार्क्स का या फिर 2 मार्क्स की डेफिनेशन आ जाती है। प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ डीनेचर्ड डीएनए इन सच अ वे दैट नेटिव डीएनए मतलब ओरिजिनल डीएनए जो पहले हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, दैट नेटिव डीएनए रीफॉर्म्स इज कॉल्ड रीनेचुरेशन या फिर एनीलिंग, एंड द रीफॉर्म डीएनए इज कॉल्ड रीनेचर्ड डीएनए। रीनेचुरेशन को ही हम एनीलिंग भी कहते हैं, और जो रिफॉर्म डीएनए है दैट इज़ कॉल्ड द रीनेचर्ड डीएनए। वो 2 कंडीशंस कौन सी हैं जिसमें हम सिंगल स्टैंडर्ड को डबल स्टैंडर्ड कर सकते हैं? एक तो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन होना चाहिए और एक ऑप्टिमल टेम्परेचर उसका होना चाहिए, दैट इज़ बिटवीन 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। फर्दर कुछ पॉइंट्स हैं, एक स्लो प्रोसेस है दैन डीनेचुरेशन। स्लो प्रोसेस क्यों है ये? क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हमें तोड़नी है इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर उसको जोड़ना है तो फेविकोल लगाने में और उसको होल्ड करके रखना, उसको जोड़ने के लिए उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। दैट्स वाई रीनेचुरेशन इज़ अ स्लोअर प्रोसेस दैन डीनेचुरेशन। इट इज़ अ कंसंट्रेशन डिपेंडेंट प्रोसेस। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की, जितना ज़्यादा चीज़ होगी जोड़ने के लिए, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा उसको जोड़ने में। तो जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन उतना टाइम ज़्यादा लगेगा रीनेचुरेशन में। सो दैट्स वाई इट्स अ कंसंट्रेशन डिपेंडेंट प्रोसेस एंड इट फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था 11th-12th, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, पॉइंट्स लिख देने हैं, दैट्स इट। इसके बाद हमारा रीनेचुरेशन में जो कर्व बनता है दैट इज़ द कॉट कर्व। 5 मार्क्स में आ जाता है। शॉर्ट नोट, डिफाइन व्हाट इज़ कॉट कर्व, वट एवर डेफिनेशन, कॉट कर्व पूरा हमें देख लेना है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉट कर्व? द रीएसोसिएशन ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राफिक फॉर्म एंड इज नोन एज द कॉट कर्व। डबल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को
वापस से रीएसोसिएट करके जोड़ के जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना देंगे तो उस प्रोसेस को हमने एक ग्राफिक फॉर्म में ग्राफ बना के एक्सप्रेस कर दिया है, तो उसको हम बोलते हैं, उस ग्राफ में जो हमारा कर्व बना दैट इज द कॉट कर्व। अब रीएसोसिएशन के पैरामीटर्स कौन से हैं? द पैरामीटर्स दैट कंट्रोल द रीएसोसिएशन रिएक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ डीएनए कंसंट्रेशन, जो हमने ऊपर पढ़ी, द कंसंट्रेशन डिपेंडेंट प्रोसेस है। तो एक तो प्रोडक्ट ऑफ डीएनए कंसंट्रेशन एंड टाइम ऑफ इंक्यूबेशन, टाइम कितना लगा हमें उसको करने में और डीएनए की कंसंट्रेशन कितनी है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है दैट इज द कॉट कर्व। सी इज कंसंट्रेशन एंड टी इज टाइम ऑफ इंक्यूबेशन। कॉट इज कंसंट्रेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एट टाइम टी व्हेन टाइम इज़ हाफ, जब मेल्टिंग टेम्परेचर जैसे होता है हमारा हाफ प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, दैट इज़ मेल्टिंग टेम्परेचर। ऐसे ही यहाँ पे कॉट 1/2 कॉट हाफ भी होता है, इट्स हाफ डीएसोसिएशन। कब हुआ ऐसा कि आधा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारा कंप्लीट हो चुका डबल स्ट्रैंडेड में, अब सिर्फ आधा बचा है, दैट इज़ कॉट हाफ। कब हुआ? हाफ रीएसोसिएशन कब हुआ? व्हेन द रिएक्शन इज हाफ कंप्लीट एट टाइम टी हाफ, टोटल जितना टाइम हमें लगा उससे आधे टाइम में, दैट इज़ टी हाफ। तो दैट इज़, तब हम क्या करेंगे, कॉट हाफ। तो कॉट हाफ की हमारी वैल्यू क्या आती है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशंस हमें जब देखनी है इसमें, कॉट हाफ का फॉर्मूला है 1/k। व्हाट इज़ k? कॉट हाफ इज़ हाफ रीएसोसिएशन, k इज़ द रिएक्शन रेट कांस्टेंट। इसमें k की वैल्यू जो हमारे जितने भी कांस्टेंट होते हैं उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो k इज़ अल्फा अपॉन n। अल्फा इज़ व्हाट? इट इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड n इज़ द जीनोम साइज। ये जितना भी है बुक में बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, बहुत ही शॉर्ट में टू द पॉइंट मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें लिखी हैं, जितनी हमें लिख के आनी है और जितनी पे मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। तो इसलिए जितना ये है इसको आराम से ध्यान से देख लो, समझ लो, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं है। अल्फा एंड एन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जीनोम साइज। सो हम क्या कह सकते हैं, जब k की वैल्यू इज़ अल्फा अपॉन n, सो कॉट हाफ इज़ 1/k था, k को उल्टा वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा अपॉन n था k नीचे था तो अल्फा नीचे n ऊपर, दैट इज़ n अपॉन अल्फा। कॉट हाफ की वैल्यू हो जाएगी n अपॉन अल्फा। कॉट की हमारी वैल्यू अगर ज़्यादा आई है इसका मतलब रिएक्शन बहुत स्लो है, क्योंकि कॉट की वैल्यू ज़्यादा कब आएगी, जब ये n ज़्यादा होगा। n क्या है? जीनोम साइज। तो जीनोम साइज ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट प्रोसेस थी हमारी जो डीनेचरेशन है, जीनोम साइज ज़्यादा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा जोड़ने में, स्लो रिएक्शन होगी, सिंपल। रेट कांस्टेंट k था हमारा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जीनोम के साइज से। तो जब ये उल्टा हो गया और k इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कॉट हाफ से, तो कॉट हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जीनोम साइज, सिंपल सी मैथ्स है। रेट कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जीनोम साइज, सो फास्टर द रिएक्शन रेट। तो जितना हमारा जीनोम स्मॉल होगा, जितना जीनोम छोटा होगा, हमारा जो रिएक्शन रेट है वो उतना ही फास्ट होगा। k इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जीनोम साइज, इट इम्प्लाइज देयरफॉर कॉट हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीनोम साइज। अब आगे हमारी कॉट हाफ जो है उसकी यूनिट क्या है, क्योंकि हमारे पास मैथमेटिकल वैल्यू थी कॉट हाफ की n अपॉन अल्फा। कॉट हाफ की वैल्यू यूनिट हो गई न्यूक्लियोटाइड्स मोल्स पर लीटर इनटू सेकंड, बिकॉज इट्स अ मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड द कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए। तो न्यूक्लियोटाइड मोल्स पर लीटर, कितने न्यूक्लियोटाइड मोल्स 1 लीटर में है, मल्टीप्लाई बाय द टाइम दैट इज सेकंड। सो जो हमारा कॉट कफ बनेगा इट विल बी लाइक सी नॉट हम लिखेंगे फ्रैक्शंस रीअनील्ड, कितना हमारा फ्रैक्शन डीएनए का रीअनील हुआ है, रीनेचर हुआ है, और कितनी हमारी कॉट हाफ आई है, कितने मोल्स पर लीटर इनटू सेकंड, कितना अमाउंट ऑफ डीएनए मोल्स पर लीटर इनटू सेकंड, हमारी कॉट हाफ की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है। तो ऐसा एक कर्व बनेगा, बना देना है। ये एक वायरस SV40, देन लैम्डा एंड देन इकोलाई। इफ़ इक्वल अमाउंट्स ऑफ 2 DNA, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल दिया है, जब हम ये कर्व बनाएंगे तो हमें यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं, जैसे पिछले हमने अपने मेल्टिंग कर्व में भी लिखे थे। इफ़ इक्वल अमाउंट्स ऑफ 2 DNA हमने लिए, किस किस के, SV40 एक वायरल DNA लिया और एक इकोलाई को लिया, मिक्स किया, रीनेचर किया, तो जो कॉट कर्व बनेगा वो ऐसा बनेगा। वायरल DNA जो था हमारा SV40 का, वो जल्दी रीनेचर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एक स्मॉल जीनोम है, वायरस का जीनोम स्मॉल है, हमने पीछे सी वैल्यू पैराडॉक्स में देखा था, वायरस का जीनोम कितना छोटा सा होता है, तो जितना जीनोम साइज छोटा, कॉट हाफ उतनी जल्दी होगा, मीन्स जल्दी रीनेचर हो जाएगा। वेल बैक्टीरियल DNA रीनेचर्स लेटर, क्योंकि बैक्टीरियल DNA इज़ greater in size as compared to the viral DNA. So there are 2 different phases. अब 2 different phases क्या है? SV40 single copy sequences are greater than the concentration of bacterial single copy sequences.
ये जो हमारे इसमें फेजेस आए हैं, दीज फेजेस आर डिफरेंट, जिसकी उन्होंने बात करी है। SV40 का फेज दूसरा आएगा और हमारा ई कोलाई का फेज दूसरा आएगा। दे कैन नॉट बी ऑन द सेम साइज ऑफ द ग्राफ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्रोमोटर्स। 3 to 5 मार्क्स का हमारा आता है, इसमें हमारे 5 प्रोमोटर्स हैं। 3 मार्क्स में आए 3 लिख देना, 5 मार्क्स में आए तो 5 के 5 हमें प्रोमोटर्स इसमें लिख देने हैं। सबसे पहले व्हाट आर प्रोमोटर्स? प्रोमोटर एक DNA सीक्वेंस होता है जो हमें चाहिए इनिशिएशन स्टार्ट करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन हमारा एक्यूरेटली हमारी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो, उसके लिए हमें एक प्रोमोटर चाहिए जो उसको हेल्प कर सके स्टार्ट होने में। कहाँ पे होता है ये? इट लाइज अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन जस्ट बिफोर द इनिशिएशन कोडॉन एंड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय RNA पॉलीमरेज। इनिशिएशन कोडॉन हमारा होता है उससे बिल्कुल पहले होगा, और इसको पहचान के इसके साथ काम कौन स्टार्ट करता है? दैट इज द RNA पॉलीमरेज। फर्स्ट हमारा टाइप ऑफ प्रोमोटर है प्रिबनाउ बॉक्स, और वी कैन से इट -10 सीक्वेंस। क्या होता है इसमें? एक 6 बेस पेयर सीक्वेंस होता है। हर एक प्रोमोटर के 3 पॉइंट्स सब में हैं। कंटेन्स 6 बेस पेयर सीक्वेंस होते हैं, 10 बेस पेयर अपस्ट्रीम फ्रॉम द स्टार्ट साइड। अपस्ट्रीम का मतलब होता है जो कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पर हो, दैट इज द अपस्ट्रीम ऑफ द स्टार्ट साइड। 5 प्राइम एंड की तरफ होगा कोडिंग स्ट्रैंड पे, और डाउन स्ट्रीम का मतलब है टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड। सो स्टार्ट साइड के अपस्ट्रीम पे है कितना? ऊपर -10 बेस पेयर्स। स्टार्ट साइड सीक्वेंस इज, यहाँ पे हमें ये लिखना ज़रूरी है हर प्रोमोटर का स्टार्ट साइड सीक्वेंस क्या है। प्रिबनाउ बॉक्स का सीक्वेंस है 5 प्राइम टू 3 प्राइम में TAT AAT। इट ओरिएंट्स, इसका फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? ये ओरिएंट करता है, एडजस्ट करेगा सिग्मा फैक्टर को RNA पॉलीमरेज के। वो RNA पॉलीमरेज, वो सिग्मा फैक्टर जो कि प्रिबनाउ बॉक्स को रिकॉग्नाइज करता है, जिसकी वजह से हमारा इनिशिएशन होती है ट्रांसक्रिप्शन की। दैट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रिबनाउ बॉक्स। द नेक्स्ट प्रोमोटर इज द -35 सीक्वेंस। ये सीक्वेंस का जो हमारा इस प्रोमोटर का जो सीक्वेंस है, बेस पेयर सीक्वेंस, व्हाट इज दैट? 5 प्राइम टू 3 प्राइम अपस्ट्रीम रीजन पे है, ये भी TTGACA। ये भी एक 6 बेस पेयर सीक्वेंस है। -35 बेस पेयर अपस्ट्रीम होता है स्टार्ट साइड के, दैट इज टुवर्ड्स द 5 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। इज रिकॉग्नाइज बाय द सिग्मा फैक्टर ऑफ RNA पॉलीमरेज। कौन किससे रिकॉग्नाइज होता है ये हमें हर प्रोमोटर में बताना है। सिग्मा फैक्टर है RNA पॉलीमरेज का, इसको भी वही रिकॉग्नाइज करेगा और ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा। डिस्टेंस बिटवीन द 10 एंड 35 सीक्वेंसेज इज अबाउट 16 to 18 बेस पेयर। इतने बेस पेयर का डिस्टेंस होता है 10th एंड 35th सीक्वेंस पे इस सीक्वेंस में। दिस प्रोमोटर एलिमेंट कंट्रोल्स द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसका एक छोटा सा फंक्शन है, क्या करता है? रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट प्रोमोटर इज द अप एलिमेंट। हाईली एक्सप्रेस जीन है, may have an AT rich region known as the upstream promoter element or the up element। AT rich region, इसके पूरे सीक्वेंस में जो ये up element promoter है, AT बहुत सारे हमें AT regions मिलेंगे, many AT repeated many times। upstream promoter element है और द अप एलिमेंट प्रेजेंट बिटवीन 40 to 60 न्यूक्लियोटाइड्स अपस्ट्रीम। कौन से रीजन में हमें मिलेगा? अपस्ट्रीम 5 प्राइम एंड की तरफ 40 to 60 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में। इट बाइंड्स टू द अल्फा सब यूनिट ऑफ RNA पॉलीमरेज। बाकी सब सिग्मा फैक्टर से रिकॉग्नाइज हो रहे थे, ये जो है RNA पॉलीमरेज के अल्फा सब यूनिट से बाइंड होता है, दैट इज़ द इसकी यूनिकनेस। बाकी सब का हमें फंक्शन या कोई भी अलग पॉइंट नहीं था। इट टेल्स अबाउट द बाइंडिंग ऑफ this promoter to the alpha subunit of RNA polymerase। Now the fourth promoter is, जब sometimes क्या होता है promoter region में कोई भी -35 रीजन जब नहीं होता, तब उसमें एक एक्सटेंडेड 10 एलिमेंट्स होते हैं विच इज़ द -10 रीजन बट विद अ शॉर्ट सीक्वेंस अपस्ट्रीम टू इट। बहुत ही शॉर्ट सीक्वेंस होगा अपस्ट्रीम में। दिस अपस्ट्रीम एक्सटेंडेड सीक्वेंस कैन ऑल्सो बाइंड टू द RNA polymerase instead of the 35 segments when lacking। जब 35 रीजन 35 सीक्वेंस नहीं होता, तब ये अपस्ट्रीम एक्सटेंडेड सीक्वेंस जो है हमारा 10 वाला 10 एलिमेंट का, इट बाइंड्स टू द RNA पॉलीमरेज। अदर प्रोमोटर इज एलिमेंट दैट इज नोन एज डिस्क्रिमिनेटर, इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सम केसेस। क्या काम करता है? इट इज़ प्रेजेंट डाउन स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम में 3 प्राइम एंड में मिलेगा, एंड वेरी नियर द +10 रीजन्स। इट हेल्प्स टू स्ट्रेंथन द बाइंडिंग ऑफ द प्रोमोटर टू द पॉलीमरेज। इसका काम क्या है? प्रोमोटर को पॉलीमरेज से बाइंड करने में हेल्प करेगा, स्ट्रेंथ देगा उसकी बाइंडिंग में। नेक्स्ट टॉपिक इज़ DNA वायरसेस। DNA वायरसेस 3 मार्क्स में आ जाता है, 3 ही हैं। DNA वायरसेस क्या होते हैं? दीज वायरसेस हैव DNA एज द प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल एंड दे रेप्लिकेट यूजिंग DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। इनका जो प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल होगा दैट इज़ DNA, जो हमारे अंदर भी है।
लेकिन कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो डीएनए वायरसेस हैं, उनका प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल विल बी डीएनए। आरएनए वायरसेस, उनका प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल विल बी आरएनए। और वो जो आरएनए वाले हैं वो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज से रेप्लिकेट होंगे। डीएनए वाले वायरस कैसे रेप्लिकेट होंगे? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज से। यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड होते हैं ये, क्योंकि डीएनए वायरसेस हैं, बट कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड ऑल्सो। वायरसेस विथ स्मॉल जीनोम्स मैक्सिमाइज द यूज ऑफ देयर जीनोम्स। स्मॉल जीनोम के वायरस होंगे लेकिन अपने जीनोम का पूरा यूज़ करते हैं वो, मैक्सिमम जितना वो कर सकते हैं। सेवरल जीन्स, कैसे? कई सारे जीन्स ओवरलैप हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर एक सीक्वेंस में। ऐसी ओवरलैपिंग किस में देखने को मिलती है हमें? SV40 वायरल जीनोम में। SV40 में जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, उनमें जीन्स होते हैं एंड 5 आउट ऑफ 6 जीन्स ओवरलैप विद ईच अदर। 6 में से 5 जीन्स उनके ऐसे होंगे एक दूसरे से ओवरलैप होंगे। टोटल अगर 6 भी जीन्स हैं या जितने भी हैं, हर 6 में से 5 जीन उनके ओवरलैप होंगे। बहुत ही छोटा सा उनका जीनोम है, लेकिन उसका यूज़ वो बहुत अच्छे से करते हैं अपने जीनोम साइज़ का। वायरसेस जिनमें स्मॉल जीनोम है, जैसे कि SV40 वायरल जीनोम। SV40 वायरसेस में और क्या होता है? जीन्स आर अरेंज इन अ लाइफ साइकिल स्पेसिफिक मैनर। जो जीन हमें पहले चाहिए लाइफ में, जैसे कि अगर बर्थ के टाइम पे चाहिए जो जीन, वो पहले हमें उस सीक्वेंस में मिलेगा। जो हमें बाद में चाहिए वो बाद में रेप्लिकेट होगा। इसका मतलब जो मैंने बताया, द जीन्स विच आर इसेंशियल फॉर द रेप्लिकेशन एंड लाइफ साइकिल ऑफ द वायरस, रेप्लिकेशन ऑफ लाइफ साइकिल पहले काम है, आर यूजुअली एनकोडेड ऑन द नेगेटिव स्ट्रैंड, द टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंड दिस mRNA कैन बी ट्रांसलेटेड फास्टर। नेगेटिव स्ट्रैंड पे एनकोडेड है वो जीन्स जो कि पहले चाहिए रेप्लिकेशन के लिए और लाइफ साइकिल के जो ज़रूरी हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड पे थे, सो दिस mRNA कैन बी ट्रांसलेटेड फास्टर। मैसेंजर RNA जल्दी ट्रांसलेट करेगा। Genes required later during the life cycle of the virus are encoded on the positive strand, the strand complementary to the template। पॉजिटिव स्ट्रैंड पे होगा जो बाद में उसको हम एनकोड करके ट्रांसलेट करके उसको यूज़ कर सकते हैं वो। इसके बाद टॉपिक आता है हमारा मोनोपार्टेड जीनोम्स एंड मल्टीपार्टेड जीनोम्स। इसमें क्या है? छोटा सा एक एक मार्क्स की डेफिनेशन आ जाती है। RNA जीनोम्स में ही है ये दोनों, मोनोपार्टेड जीनोम्स, मल्टीपार्टेड जीनोम्स। मोनोपार्टेड जीनोम्स क्या होते हैं? एक सिंगल RNA स्ट्रैंड होगा जिसमें बस एक पॉलीप्रोटीन होगा। बहुत सारे प्रोटीन्स बाद में क्लीव करेंगे, उसके बाद मल्टीपल प्रोटीन्स इनमें कट होके मल्टीपल प्रोटीन्स में डिवाइड हो जाएगा आफ्टर इट्स ट्रांसलेशन। ओके, मल्टीपार्टेड में क्या होंगे? इसमें बस एक पॉलीप्रोटीन था, बाद में क्लीव होकर मल्टीपल प्रोटीन्स बने थे। मल्टीपार्टेड जीनोम कंसिस्ट ऑफ मेनी RNA सेगमेंट्स, जो ईच ऑफ विच एनकोड्स अ सिंगल प्रोटीन। कई सारे RNA सेगमेंट्स थे, हर सेगमेंट कोड्स फॉर अ सिंगल प्रोटीन। टाइप्स ऑफ RNA वायरसेस 4 मार्क्स का जाता है हमारे पास। इसमें 4 टाइप्स ऑफ RNA वायरसेस हैं। सबसे पहले आता है पॉजिटिव स्ट्रैंडेड वायरसेस। पॉजिटिव स्ट्रैंडेड वायरसेस, दे एनकोड देयर जीनोम इन द फॉर्म ऑफ अ पॉजिटिव सेंस RNA विच में बी मोनो और मल्टीपार्टेड। मोनोपार्टेड जिसमें बस एक पॉलीप्रोटीन होगा, कट होके बाद में मल्टीपल प्रोटीन्स में ट्रांसलेशन के बाद हो जाएगा। मल्टीपार्टेड काफ़ी सारे RNA सेगमेंट्स हैं और एनकोड करेगा हर सेगमेंट एक एक सिंगल प्रोटीन में। तो पॉजिटिव स्ट्रैंडेड वायरसेस क्या है? उनका जीनोम फॉर्म में होता है पॉजिटिव सेंस RNA के, चाहे वो मोनो हो चाहे वो मल्टी हो। इनका जीनोम RNA कैन बी ट्रांसलेटेड डायरेक्टली एज मैसेंजर RNA, जैसे कि डेंगू वायरस। डायरेक्टली मैसेंजर RNA में हम इसके जीनोम के RNA को ट्रांसलेट कर सकते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, पॉजिटिव सेंस वायरस और नेगेटिव सेंस वायरस अपने अपने जीनोम को पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस के RNA में एनकोड करके रखते हैं। नेगेटिव सेंस क्या करेगा? एनकोड देयर जीनोम इन द फॉर्म ऑफ अ नेगेटिव सेंस RNA। दिस नेगेटिव सेंस RNA कैन बी थॉट ऑफ एज अ टेम्पलेट। अब जो नेगेटिव सेंस RNA है ये टेम्पलेट की तरह है जो बाद में ट्रांसक्राइब होगा इनटू रीडेबल पॉजिटिव सेंस mRNA बाय RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। इसके एग्जांपल्स भी बता देंगे एक पॉइंट में, इन्फ्लुएंजा एंड मीजल्स वायरस। फर्स्ट में नेगेटिव सेंस RNA होता है उनका जीनोम जिसमें कोडेड होता है। नेक्स्ट में हम उसमें बताएंगे उसके थोड़े से फंक्शन, लास्ट में हम उसका एक एग्जांपल बता देंगे। 3 पॉइंट्स इनफ, एग्जांपल ज़रूर लिखना है इसमें। थर्ड जो हमारा टाइप ऑफ RNA वायरसेस दैट इज़ रेट्रोवायरसेस। इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव सेंस RNA होगा इसमें, दैट इज़ कन्वर्टेड बैक टू DNA बाय अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एनकोडेड बाय एन एसेंशियल जीन कॉल्ड पोल एंड देन ट्रांसक्राइब टू mRNA इन द होस्ट सेल। ये क्या करता है रेट्रोवायरस? इसमें पॉजिटिव सेंस RNA है जो हमने अभी पढ़ा था, पॉजिटिव स्ट्रैंडेड वायरसेस, पॉजिटिव सेंस RNA है इसका। इसको हम बाद में DNA में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? एंजाइम होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और वो एनकोड होता है कैसे? एसेंशियल जीन्स होते हैं उनके पास, पोल। वो जीन्स
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को एनकोड करेगा। वो एंजाइम क्या करेगा, पॉजिटिव सेंस का जो आरएनए है उसको कन्वर्ट कर देगा वापस से डीएनए में, फिर ट्रांसक्राइब कर देगा उसको वापस से मैसेंजर आरएनए में जब वो होस्ट सेल में जाएगा। दैट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करेगा। बनता कैसे है, इसेंशियल जीन होता है उनके पास एक पोल जो ये एंजाइम लाता है, फिर उसको होस्ट सेल में जाने के बाद वापस से वो एमआरएनए में कन्वर्ट कर देता है। नॉट कंसिडर्ड ट्रू आरएनए वायरसेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए इन द लाइफ साइकिल ऑफ वायरसेस। वायरसेस हमेशा मेनली मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, डीएनए नहीं होता उनमें, आरएनए होता है, तो इसलिए उसको ट्रू आरएनए वायरस हम नहीं कहेंगे क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल में डीएनए आ रहा है। हैव मिनिमल जीनोम्स एंड कंटेन द गैग पॉल ENV सेट ऑफ जीन्स। बहुत कम जीनोम होते हैं और इसमें ये नेम का जीन होता है इनके पास। देन डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस कौन से होते हैं, इनमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम होगा। दे वेरी वाइडली इन होस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, होस्ट उनके बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, एंड द जीनोम में कंटेन 1 to 12 जीन्स। एग्जाम्पल क्या है, रोटा वायरसेस। इसके बाद हमारा आता है 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस, दैट इज 3 to 5 मार्क्स का सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन आता है। व्हाट इज 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। 3 to 5 मार्क्स के लिए मैंने 3 to 5 पॉइंट्स ही लिखे हैं, 5 पॉइंट्स हैं, 5 मार्क्स का आए 5 पॉइंट्स लिख दो, 3 मार्क्स का आए 3 पॉइंट्स लिख दो। सो द फर्स्ट पॉइंट इज G. Beadle and E. Tatum worked on Neurospora crassa. Scientist का नेम, organism का नेम. What is that? It is a red bread mold, and by inducing mutations, they established that products of genes were required for biochemical reaction. इन्होंने क्या किया, एक ऑर्गेनिज्म लिया ये रेड ब्रेड मोल्ड का, उसमें म्यूटेशन खुद से करी, इंड्यूस्ड म्यूटेशन मतलब खुद से म्यूटेशंस उसमें लाना, नेचुरली उसमें यूवी रेडिएशन या किसी चीज़ से नहीं हुई। फिर उन्होंने क्या चीज़ स्टैब्लिश करी कि जो प्रोडक्ट्स ऑफ जीन्स होते हैं दे वर रिक्वायर्ड फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन जितनी भी होती हैं उनके लिए हमें कुछ प्रोडक्ट्स ऑफ जीन्स चाहिए, बहुत सारे जीन्स चाहिए। इन 1941 दे प्रपोज द 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस क्या कहती है, 1 जीन प्रोड्यूस 1 एंजाइम विच रेगुलेट अ सिंगल स्टेप इन अ बायोकेमिकल पाथवे। एक जीन एक एंजाइम बनाएगा और वो एंजाइम बायोकेमिकल जितने भी हमारे पाथवे है, डाइजेशन है, रीअब्सॉर्प्शन, रेस्पिरेशन है और एक्सक्रीशन है, जितने भी हमारे ये बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं, पाथवेज हैं, हर एक एंजाइम एक सिंगल स्टेप करेगा इन प्रोसेसेस में, इन पाथवेज में। ये इन्होंने कही थी अपनी 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस में ये बात। नेक्स्ट पॉइंट इज, इसके बाद न्यू मॉडिफाइड हाइपोथेसिस जब आई उसमें क्या बताया गया कि द स्ट्रक्चरल जीन एनकोडेड अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड। These polypeptides may not always have enzymatic actions but could regulate other genes by non-catalytic actions. स्ट्रक्चरल जीन्स जो होते हैं वो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड ही एनकोड करेंगे, कोई भी स्ट्रक्चरल जीन है कोई एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड ही बनाएगा वो। ये पॉलीपेप्टाइड्स क्या करेंगे, हमेशा ये एंजाइमेटिक एक्शंस तो नहीं शो करते, नहीं होते इनमें एंजाइमेटिक एक्शन की किसी भी प्रोसेस को, जितनी भी हमारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं उसमें कुछ इनका कंट्रीब्यूशन हो, बट दे कुड रेगुलेट अदर जीन्स बाय नॉन कैटालिटिक एक्शंस। इनके जो नॉन कैटालिटिक एक्शंस है कोई भी प्रोसेस को कैटलाइज नहीं कर रहे, लेकिन अदर जीन्स को रेगुलेट कर सकते हैं अपनी इन नॉन कैटालिटिक एक्शंस से, कि कोई और जीन को कैटलाइज करके, नॉन कैटालिटिक एक्शन से किसी और जीन को रेगुलेट करा, उस जीन ने एंजाइम को बना के वो प्रोसेस में एंजाइमेटिक एक्शंस कर सकते हैं। सो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड्स, वो पॉलीपेप्टाइड्स हमेशा एंजाइमेटिक एक्शंस उनका नहीं होगा, लेकिन अपनी नॉन कैटालिटिक एक्टिविटीज़ एक्शंस जो हैं उससे वो अदर जीन्स को रेगुलेट कर सकते हैं कि अदर जीन्स क्या वर्क करेंगे। अब जो भी आरएनए ट्रांसक्राइब होता है फ्रॉम 1 जीन, एक जीन से हमें एक आरएनए ट्रांसक्राइब होकर मिला, that can be spliced alternatively and edited in such a manner that 2 or more polypeptides can arise from 1 gene after post-transcriptional changes. एक जीन से हमें एक आरएनए मिला, स्प्लाइस्ड ऑल्टरनेटिवली एंड ऐसे मैनर में एडिट कर सकते हैं जिससे 2 या उससे ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स उससे मिलें एक जीन से, और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज होने के बाद, ट्रांसक्रिप्शन हो गया उसके बाद क्या चेंजेस आए, ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमें जीन्स मिले, पॉलीपेप्टाइड्स मिलेंगे। एक जीन को हमने स्प्लाइस किया ऑल्टरनेटिवली और उसको ऐसे एडिट किया कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस में हमें 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स मिलेंगे एक ही जीन से। कुछ जीन्स क्या करते हैं, दे आर ट्रांसक्राइब सम जीन्स आर ट्रांसक्राइब्ड इनटू राइबोसोमल आरएनए एंड दिस इज टीआरएनए।
विच डू नॉट एनकोड फॉर अ प्रोटीन। कुछ जीन्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होते हैं, राइबोसोमल आरएनए बन जाते हैं या फिर टीआरएनए बन जाते हैं, जो कि कोई भी प्रोटीन आगे एनकोड नहीं करते, उनसे कोई भी प्रोटीन हमें नहीं मिलता। द लास्ट टॉपिक इज सैटेलाइट डीएनए। छोटी सी डेफिनेशन में आ जाता है, शॉर्ट नोट आ जाता है, 3 to 5 मार्क्स। दे आर हाईली रेपिटेटिव डीएनए कंसिस्टिंग ऑफ शॉर्ट सीक्वेंसेस क्लस्टर टुगेदर इन टेंडम। हमारे पास एक सीक्वेंस है हाईली रिपीटेटिव डीएनए। हाईली रिपीटेटिव डीएनए इज हमारा जो क्रोमोसोम है, satellite DNA we will found here. And what is that? It is highly repetitive DNA. Short sequences cluster together in tandem. Tandem मतलब repeat. Short sequence होगा suppose C G C G. ये एक छोटा सा sequence बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट होता रहेगा, सी जी सी जी सी जी, आफ्टर रिपीटिंग सेवरल टाइम्स। ये एक ही जगह अगर क्लस्टर हो जाता है, जब हमें दिखा बहुत एक ही जगह पे हमें यही सीक्वेंस दिख रहा है, तो वहाँ पे जब वो डीएनए मिला हमें सेम सीक्वेंस का रिपीटेड सेवरल टाइम्स, दैट इज द सैटेलाइट डीएनए। दीज रिपीटेटिव सीक्वेंसेस शो डिफरेंट बायो इंटेंसिटीज। डेंस भी हो सकते हैं, कोई ज़्यादा डेंस होगा, कोई लेस डेंस होगा, बेस्ड ऑन बेस कॉम्पोजिशन। उनकी बेस की कॉम्पोजिशन क्या है, कौन कौन से बेसिस हैं उन रिपीटेटिव सीक्वेंसेस में। इट इज़ फाउंड इन हेट्रोक्रोमेटिक रीजन सच एज द सेंट्रोमियर और टीलोमियर। जो हमारे क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर होता है मिड पोर्शन, और जो टीलोमियर होता है द टर्मिनल पोर्शन, हमें वहाँ ये रीजन्स मिल सकते हैं। मिनी सैटेलाइट्स क्या होंगी, सीक्वेंसेस विद अराउंड 50 रिपीट्स ऑफ 10 to 100 बेस पेयर। हमारे पास सपोज 10 बेस पेयर है या फिर 100 बेस पेयर का एक सीक्वेंस है, वही सीक्वेंस अराउंड 50 टाइम्स रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो 10 to 100 बेस पेयर का मतलब 1 से लेकर 100 की काउंटिंग है, वही काउंटिंग 50 टाइम रिपीट हो रही है। सो दैट इज़ 10 to 100 बेस पेयर जितना बड़ा अप्रॉक्स 50 टाइम्स रिपीट होगा, तो मिनी सैटेलाइट्स टीलोमियर्स में मिलता है। माइक्रो सैटेलाइट्स और भी छोटे सीक्वेंसेस होते हैं रिपीट्स के, दैट इज़ 10 to 15 बेस पेयर्स ओनली। एंड दीज शॉर्टर रिपीट्स माइक्रो सैटेलाइट्स दे आर डिस्पर्स्ड ऑल ओवर द क्रोमोसोम। शॉर्ट रिपीट्स हैं क्रोमोसोम में, पूरे क्रोमोसोम में हमें सब जगह मिलेंगे, लेकिन जो ये मिनी सैटेलाइट्स हैं, बड़े सीक्वेंसेस हैं जो रिपीटिंग, दे आर फाउंड इन टीलोमियर्स, द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम। सो दैट्स इट, पूरा चैप्टर हमारा ये फिनिश हो चुका है। एंड इसका अगर कुछ भी पार्ट हो नहीं समझ में आए, नोट्स चाहिए हो, तो कमेंट करके बता सकते हो। चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है।